तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यूज़। आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे लगेंगे और ये सीरीज़ जो है 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन है इसी के अंदर है। और ये एमसीक्यूज़ सिर्फ सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर्स के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपको टेक्निकल एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ें, पूरी वीडियो देखें और इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और जहाँ पे भी डाउट हो तो उस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। पहला क्वेश्चन, कोर का लेमिनेशंस आम तौर पर बना होता है। अगर कोर की बात करें तो आपने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा हुआ है कि कोर में मतलब ट्रांसफार्मर का एक कोर होता है और कोर हमेशा लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड क्यों होता है ये आपको पता है। तो बात करेंगे हम कोर का लेमिनेशंस किसका बना होता है। तो यहाँ पे आंसर हमको दिख गया है। तो पहला है कच्चा लोहा, बी कार्बन, सी सिलिकॉन स्टील और डी स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो कोर का लेमिनेशंस होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन लेमिनेशंस की मोटाई होती है। जो हमारा डीसी मशीन होता है उसमें जो हम लेमिनेशंस करते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है। तो ए है 0.005 mm, बी है आपका 0.05 mm, सी है आपका 0.5 mm और डी है आपका 5 mm। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कोशिश आप ये कीजिए वीडियो को रोक के आप अपने से कौन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 0.5 mm कोर की मोटाई होती है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बीयरिंग आमतौर पर होते हैं। अब सारी वीडियोस में हमको लगता है उत्तर दिख जाएंगे क्योंकि पीडीएफ बनाते समय क्वेश्चंस के आंसर्स जो है बहुत ही नज़दीक लिख किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने के लिए ही है, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बेयरिंग आमतौर पर होते हैं बाल बीयरिंग होते हैं कि झाड़ी बीयरिंग होते हैं कि चुंबकीय दाढ़ होते हैं कि सुई बीयरिंग होते हैं। तो इसको पता होना चाहिए, ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि ये बाल बीयरिंग हमारे यहाँ पे होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी के मैंने बताया ना, सभी के आंसर आपको दिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगर हम बात करें डीसी जनरेटर के आर्मेचर की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्मेचर क्या होता है और उसको अगर लेमिनेटेड किया जाता है तो वो किस वजह से वहाँ पे लेमिनेटेड किया जा रहा है। तो रिड्यूस द बुल्क, प्रोवाइड द बुल्क, इंसुलेट द कोर और डी है आपका रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। और क्यों होगा, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी आप ट्रांसफार्मर की बात कर लीजिए और जो भी मोटर होते हैं इसमें लॉसेस होती हैं। लॉसेस सभी में सेम होती है, कॉपर लॉसेस होती है, आयरन लॉसेस होती है, एक एडी करंट होती है और एक हिस्टेरियस लॉसेस होती है। तो यहाँ पे रिड्यूस कम करने के लिए जो एडी करंट लॉसेस होती है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर को हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, कंडक्टर की लंबाई पे, कंडक्टर के क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल पे, इसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, कंडक्टरों की संख्या पे और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये कंडक्टर की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर की संख्या पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी ये डिपेंड करता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल्स आमतौर पे बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है अभ्रक, बी है आपका तांबा, सी है आपका कच्चा लोहा और डी है आपका कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर के जो फील्ड कॉइल्स होते हैं वो मेनली किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक 4 पोल डीसी मशीन
में क्या होता है? चारों ध्रुव उत्तर ध्रुव होते हैं, या अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण होते हैं, कि चारों ध्रुव दक्षिण ध्रुव होते हैं, कि दो उत्तरी ध्रुव और दो दक्षिणी ध्रुवों का अनुसरण करते हैं? ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जो डीपली इस डीसी मशीन के बारे में पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण होते हैं। ठीक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि दो जो हमारे क्या होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर भी लगा सकते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर जो सेगमेंट होते हैं आर्मेचर कंडक्टर से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो तावे की लग से जुड़े होते हैं, कि प्रतिरोध तार से जुड़े होते हैं, कि इंसुलेटेड पैड से जुड़े होते हैं, कि ब्रेजिंग से जुड़े होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं वो कॉपर के लग्स से जुड़े होते हैं। लग्स क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर आपको पता ही होगा कि लग्स क्या होता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ओके, लग्स का उपयोग कहाँ पे होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी समझ में आएगा कि आप वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको आप देख रहे हैं। नहीं तो मैं वीडियो तो अपलोड करते जाऊँगा, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो एक हमारी मेहनत बेकार होगी और आपका टाइम भी बेकार होगा और साथ में मेरा भी टाइम बेकार होगा। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक कम्यूटेटर में क्या होना चाहिए? इसके गुण के बारे में बताया है कि तांबा अभ्रक की तुलना में कठोर होना चाहिए, अभ्रक और तांबा समान रूप से कठोर होना चाहिए, अभ्रक तांबा की तुलना में कठोर होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक कम्यूटेटर की अगर हम बात करें तो कम्यूटेटर की जो विशेषता है वहाँ पे कम्यूटेटर की विशेषता क्या होनी चाहिए कि अभ्रक जो आपका होता है वो कॉपर की तुलना में क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ये डीपली क्वेश्चन है, अगर आपने कम्यूटेटर के बारे में डीपली पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डीसी, एक मिनट, डीसी जनरेटरों में पोल स्विच को पोल कोर द्वारा फास्टनेट किया जाता है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, लेकिन बहुत ही इजी बेस का क्वेश्चन है। जब इसका मैं आपको हिंदी बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ए आपका दिया हुआ है रिवेट्स, बी आपका दिया हुआ है काउंटर संक स्क्रू, सी आपका दिया हुआ है ब्रेजिंग और डी आपका दिया हुआ है वेल्डिंग। तो आपने आंसर भी देख लिया होगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि डीसी जनरेटर में जो पोल सूज होते हैं, फास्टनेट का मतलब होता है जकड़ना या बांधना या टाइट करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको जो टाइट करते हैं खास प्रकार के स्क्रू से करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर संक स्क्रू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग स्वरूप से उत्तेजित जनरेटर में क्या खासियत होनी चाहिए? बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, कि अधिक स्थिर है, कि लोड करंट का स्वतंत्र प्रवाह है, या फिर उपरोक्त सभी विशेषताएं। देखिए है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में, एक स्व उत्तेजित आपका जनरेटर है उसकी तुलना में उत्तेजित जनरेटर कैसा होता है? तो वो बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल वो उत्तरदायी होता है। बी आपका यह अधिक स्थिर होता है, बिल्कुल, चूँकि यहाँ पे बताया भी गया है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर क्या है, तो स्थिर ही होगा। सी है आपका लोड करंट का स्वतंत्र प्रवाह है, बिल्कुल सही है, लोड करंट का स्वतंत्र उसमें प्रवाह होगा। और डी आपका दिया हुआ है उपरोक्त सभी विशेषताएं। इस तरह के क्वेश्चनों में अधिकतर अगर आपको 3 में आपको पॉजिटिव केसेस दिख रहे हैं तो डी आपका अगर उपरोक्त सभी दिया, इन द केस अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है लेकिन हमको क्वेश्चन क्या करना है, करेक्ट ही करना है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
बड़े क्वेश्चन देख के अधिकतर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमको स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जब प्रेरित ईएमएफ की दिशा में मध्यम उंगली इंगित करती है तो तर्जनी पीछे की दिशा में इंगित करेगी। किसको इंगित करेगी? ये आपने अगर फ्लेमिंग का नियम पढ़ा होगा, दाहिने हाथ का नियम पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आप इसको इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ए आपका कंडक्टर की दिशा, कंडक्टर की गति, बी आपका बल की दिशा रेखाएं, सी है आपका उपरोक्त दोनों में से कोई भी, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कोशिश ये करूँगा कि आप थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा रोकें और उसके बाद इसका आंसर सॉल्व करें। तो इसका आपका आंसर भी पता चल गया होगा कि क्या होगा। कि अगर फ्लेमिंग के नियम की बात करें तो एक अगर दिशा को इंगित कर रही है तो दूसरी किसको इंगित करेंगी? बल की रेखाओं को इंगित करेंगी। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का आप जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया हुआ है कि डीसी मशीन में आयरन लॉसेस किसके बदलाव से स्वतंत्र हैं? गति से, भार से, वोल्टेज से, या गति और वोल्टेज दोनों से। तो अगर हम बात करें डीसी मशीन में आयरन लॉस अगर हो रहा है उसमें, तो वह भार से स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से रिलेटेड है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा के बारे में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के संबंध में क्या विचार है? तो चुंबकीय प्रवाह वर्तमान प्रवाह की दिशा और परिणामी बल में होगा कि चुंबकीय प्रवाह गति की दिशा और ईएमएफ की दिशा प्रेरित करेगा, या आपका चुंबकीय क्षेत्र की ताकत प्रेरित वोल्टेज और वर्तमान, या डी है आपका चुंबकीय प्रवाह बल की दिशा और कंडक्टर की गति की दिशा। तो इसको जब आप इसका नियम पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चुंबकीय प्रवाह गति की दिशा और ईएमएफ की दिशा प्रेरित, ये आपका बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमको नियम पढ़ना है। एक दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसमें कौन किसको इंगित करता है ये पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और प्रेरित ईएमएफ का दिशा में अप्लाई करते समय अंगूठे की ओर इशारा करता है। ये क्वेश्चंस आप अगर मैंने बताया ना, आप अंगूठे और तर्जनी इसको अगर आपने पढ़ लिया है नियम को, तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। पहला है आपका प्रेरित ईएमएफ की दिशा, बी है आपका प्रवाह की दिशा, सी है यदि ईएमएफ की दिशा में अग्रभाग इंगित करता है तो चालक की गति की दिशा, या फिर डी आपका दिया हुआ है कंडक्टर की गति की दिशा अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कंडक्टर की गति की दिशा को वो क्या करेगा, इंगित करेगा। चलते अब हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डीसी जनरेटर में तेजी से ब्रश वियर होने का कारण हो सकता है। ठीक है ना, अगर डीसी जनरेटर है, तेजी से ब्रश क्या हो रहा है, वियर हो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? गंभीर स्पार्किंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गंभीर स्पार्किंग हो सकता है। रफ कम्यूटेटर सरफेस हो सकता है, बिल्कुल कम्यूटेटर सरफेस उसका क्या हो सकता है, रफ हो सकता है। रफ मतलब खुरदुरा हो सकता है, वहाँ पे खराब हो सकता है। अपूर्ण संपर्क हो सकता है, बिल्कुल अपूर्ण संपर्क हो जाएगा, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, जान के आप आंसर करेंगे, कोई दूसरा कर देंगे। तो इस तरह के भी आपके क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है। लैप वाइंडिंग की बात की जा रही है, पोल्स की संख्या की दोगुनी होती है, हो ही नहीं सकती। पोल्स की संख्या के समान होती है, पोल्स की आधी संख्या होती है, या 2 होती है। तो आपको आंसर भी दिख रहा है और आपको नॉलेज भी होगा कि पोल्स की संख्या के समान होती है लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में भी आते हैं।
ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एक मिनट, एक डीसी जनरेटर के लिए जब पोल्स की संख्या और आर्मेचर कंडक्टर की संख्या तय की जाती है तो कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ए है आपका लैप वाइंडिंग करेगा, बी है आपका वेव वाइंडिंग करेगा, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका डिज़ाइन की अन्य विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उच्च ईएमएफ जनरेटर पोल्स की संख्या और आर्मेचर की संख्या तय की जाती है तो वहाँ पे आपका वेव वाइंडिंग जो है उच्च ईएमएफ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ईएमएफ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों किया जाता है? जहाँ कम वोल्टेज और उच्च धाराएं शामिल हैं। बी है आपका जहाँ उच्च वोल्टेज और छोटी धाराएं शामिल हैं। सी है आपका उपरोक्त दोनों मामले में, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीसी मशीन में कॉपर ब्रश का उपयोग क्यों किया जाता है? जहाँ कम वोल्टेज होती है और उच्च धाराएं शामिल होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक नुकसान प्राथमिक कार्य है। समझिए क्वेश्चन को, डीसी मशीन के मामले, अगर डीसी मशीन की बात कर रहा है कि अगर वहाँ पे यांत्रिक नुकसान हो रहा है, मैकेनिकल लॉसेस हो रही है, तो फर्स्ट कार्य क्या होगा? फर्स्ट कार्य क्या होना चाहिए वहाँ पे? करंट का, बी आपका वोल्टेज का, सी आपका स्पीड का, या डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या आंसर होना चाहिए आपको बताना चाहिए। कोशिश कीजिए अपने से क्वेश्चन करने के लिए। तो डीसी मशीन के बात कर रहा है तो यहाँ पे प्राथमिक नुकसान क्या होगा? मैकेनिकल नुकसान जो होता है उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मेरी अपेक्षा है कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो यार। आप जितने लोग देखते हो वीडियो को लाइक किया करो, तब तो समझ में आए कि हम वीडियो बना रहे हैं और आपको अच्छी भी लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो आप बताइए, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइमिंग चल रहा है और आपकी पढ़ाई के लिए ही हम भी अपना टाइम देख के, आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो इसलिए आपको हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और पूरी वीडियो देखें। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।